सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। तो आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, क्लास 11 का। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इन सभी के डिस्कवरी का बात करेंगे और कुछ एटॉमिक मॉडल्स का भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर हुआ था हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए थे, तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो कैसे हुआ था ये चीज। तो यहाँ पे इसका जो क्रेडिट है ये जाता है जे थॉमसन को। ठीक है, क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है, इन्होंने ही डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। पर क्या कहते हैं, इसका ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये सबसे पहले माइकल फैराडे ने कंडक्ट किया था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने इससे रिलेटेड किए थे, पर अफसोस उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं किया। डिस्कवर जो है जे थॉमसन ने किया था। अब किया क्या था यहाँ पे, तो देखें हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया गया, एक ग्लास ट्यूब लिया। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, तो ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब होता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे वैक्यूम पंप से इससे प्रेशर इसका लो किया गया, मतलब इससे गैसेस बाहर निकाले गए और इसका क्या किया गया, प्रेशर लो किया गया। प्रेशर जो है 10⁻³ mm ऑफ मर्क्यूरी तक, इतना लो कर दिया गया, 10⁻³ mm ऑफ मर्क्यूरी, बहुत लो कर दिया गया प्रेशर। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। एनोड जो है ये परफोरेटेड था। परफोरेटेड मतलब होल्स थे उसमें। अगर आप एनोड का प्लेट अगर देखें तो ऐसे थे प्लेट, इसमें होल्स थे बहुत सारे। ठीक है, तो परफोरेटेड एनोड था। इसके बाद फिर इसको जो है हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया था, बहुत ज्यादा वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया था। तो जब ऐसा कनेक्शन हुआ और पीछे में फ्लोरेसेंट कोटिंग है, फ्लोरेसेंट जैसे जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो ये इसका कोटिंग है, तो ये क्या करता है, ये इस पे जब पार्टिकल्स पड़ते हैं ना तो ये ग्लो करता है। ठीक है, तो ये आपको प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स जो है ये दिखाता है कि कोई चीज है यहाँ पे प्रेजेंट। अगर आपको यहाँ पे अगर ये कोटिंग नहीं होगा तो आप कोई भी पार्टिकल पता ही नहीं लगेगा इस डिस्चार्ज ट्यूब में कि क्या हो रहा है। ठीक है, हुआ क्या, तो आप देखिए, जब आपने हाई वोल्टेज सप्लाई किया तो यहाँ पे ये कैथोड है, तो कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो यानी अभी तो हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है एनोड पे, और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो काफी हैवी होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा, 9th 10th तो पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री, सब जानते हैं। तो होता क्या, हुआ क्या कि ये एनोड ने, मतलब यहाँ पे जो इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था उसने इस नेगेटिव चार्ज को खींचा, अपनी तरफ खींचा। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये उसकी तरफ मूव किया, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये मूव करने लग गया। ठीक है, और क्योंकि ये जो आपका ये डिस्क जो है, एनोड डिस्क जो है ये परफोरेटेड है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये परफोरेशन से पास हो गया और यहां टकराने लगा और ये ग्लो करने लग गया। क्या ग्लो करने लगा, हमारा फ्लोरेसेंट कोटिंग जो है वो ग्लो करने लग गया। अब ग्लो करने लगा तो ये जो रेस यहां निकल रहे थे, इन्हीं रेस को नेम दिया गया कैथोड रे। ठीक है, इनको क्या नाम दिया, कैथोड रे नाम दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से कंडक्ट किया गया। जे थॉमसन ने और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे की। उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड किया। ठीक है, एक तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ जो है नेगेटिव चार्ज, ये प्रोवाइड किया। यहाँ पे नहीं, यहां कर लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे है ये, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ताकि पता लगे कि ये क्या है, मतलब कैथोड रे नाम पढ़ने से पहले ही पता लगे कि ये कौन सा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब इन्होंने ऐसा देखा, ऐसा किया, तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो ग्लो था फ्लोरेसेंट कोटिंग पे, जो ग्लो है वो शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, ज्यादा ग्लो नीचे की तरफ आने लग गया। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि नेगेटिव, सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये नेगेटिव था तो इस नेगेटिव ने पॉजिटिव ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और ग्लो जो है ये इस तरफ हो गया। यानी वहीं से पता लगा कि ये रेस क्या है, कि नेगेटिवली चार्ज रेस है। तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट कौन सा था आपका, कैथोड। तो कैथोड से ये रेस निकले होंगे, कैथोड से ये रेस निकले,
इसलिए इसका क्या नाम हो गया, कैथोड रे नाम हो गया। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने की। और क्या किया, यहां पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट रखा तो क्या हुआ ना, किसका शैडो आने लग गया। ठीक है, अब शैडो आने लग गया तो इससे क्या पता लग रहा है कि कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। हमारे जो लाइट रेस हैं, जो लाइट हम पे पड़ता है, शैडो बनता है, तो वो लाइट रेस क्यों शैडो बना पाती है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो यहां से एक और कैथोड रे की प्रॉपर्टी मिल गई उनको कि ये जो है क्या, कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, सीधा, बिल्कुल सीधा मूव कर रहे हैं। इसके बाद और क्या देखने को मिला, तो उन्होंने पैडल व्हील्स रखे, बहुत ही छोटे छोटे पैडल व्हील्स रखे। ठीक है, चक्री टाइप का पैडल व्हील्स रखे। इसको बड़ा कर देते हैं हम, ऐसे बहुत ही छोटे थे ये। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना कि जब इनसे ये कैथोड रेस टकराए तो ये घूमने लगे, बहुत ही छोटे थे तो ये घूमने लगे तो उससे क्या पता लगा, घूमने लगे तो उससे पता लगा कि ये पार्टिकल्स से बने हैं। ठीक है, किससे बने हुए हैं, पार्टिकल्स से बने हुए हैं। कोई चीज पार्टिकल ही टकराएगा किसी पे तभी ना उस पे फोर्स एक्सर्ट होगा, उस पे काइनेटिक एनर्जी आएगा। बिल्कुल यहां पे अगर आप बात कीजिए, ये मूव क्यों करने लगा, क्योंकि इस पे काइनेटिक एनर्जी आया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर में एम है, एम है, एम क्या है, मास है। तो मास किसका होता है, पार्टिकल का होता है। एनर्जी का तो मास होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड रे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता लगने लग गई। ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अभी प्रॉपर्टीज एक एक करके हम यहां पे लिखाएंगे भी, सारी प्रॉपर्टीज, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सारी प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, पर यहां पे जो है ये पार्टिकल्स से बने हुए हैं, ये पता लग गया ये पैडल व्हील रखने से। ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल्स को नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। कैथोड रेस क्या थे, वो पार्टिकल्स ही थे जो मूव कर रहे थे फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये तो हमको पता है, ऐसे अगर आप समझे तो क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ प्रोटॉन था। प्रोटॉन काफी हैवी है, अभी के साइंस के हिसाब से आपको पता है प्रोटॉन काफी हैवी है, तो प्रोटॉन तो हिलने वाला है नहीं, प्रोटॉन मूव नहीं करेगा, तो मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि हाई वोल्टेज है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया प्रोटॉन ने। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन्स मूव किए जिसको उन्होंने कैथोड रे नाम दिया। फिर उन्होंने उसका पता लगाया, उसके प्रॉपर्टीज का, तो पता लगा कि कैथोड रे तो पार्टिकल्स से बने हुए हैं। अब ये पार्टिकल्स हैं क्या, तो ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, उनका नाम जो है इलेक्ट्रॉन पड़ गया। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया हमारा कैथोड रे के बारे में। अब एक चीज और था, एक चीज और क्या हुआ कि इन्होंने गैसेस बदले। गैस, पहले इसमें कुछ और गैस था, फिर नया गैस डाला और गैसेस बदलते रहे, कोई असर नहीं आया। इसका प्लेट जो है, मेटल का प्लेट बदला, फिर भी कोई असर नहीं आया। हर बार उनको इलेक्ट्रॉन्स मिले, हर बार कैथोड रे मिला, हर बार इलेक्ट्रॉन मिला, हर बार सेम प्रॉपर्टी शो हो रही थी। यानी कि क्या हुआ, इन्होंने यहां से कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हर एटम में प्रेजेंट हैं, हर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट हैं। ये पार्टिकल्स, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उन्होंने यहां से कंक्लूड किया। तो अब हम लोग यहां पे पहले देख लेते हैं कैथोड रे की प्रॉपर्टीज। तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस की। ठीक है, कैथोड रेस की क्या प्रॉपर्टीज थी। वैसे तो आप लोग काफी कुछ जान चुके हैं इसके बारे में अभी, पर फिर भी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल नेगेटिव थे चार्ज, है ना, तभी ना जब हमने उसको लगाया था, क्या लगाया था, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट किया तो हमने देखा कि डिफ्लेक्शन पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। तो पॉजिटिव की तरफ अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कौन सा पार्टिकल होता है, नेगेटिव पार्टिकल होता है। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बेचारा पॉजिटिव प्लेट तो फिक्स है, वो तो हिलेगा नहीं, तो इसलिए ये पार्टिकल्स उसकी तरफ मूव कर गए, इसका मतलब वो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। बिल्कुल, तो दे आर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्यों स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हमने उस ऑब्जेक्ट को रख दिया था कहां, किसी ऑब्जेक्ट को, ओपेक ऑब्जेक्ट को हमने जब उसमें रखा डिस्चार्ज ट्यूब में, तो हमने देखा उसका शैडो फॉर्म हो रहा है। शैडो कब फॉर्म होता है, जब लाइट रेस या कोई भी रेस स्ट्रेट ट्रेवल करती है, सीधा ट्रेवल करेंगी तो शैडो फॉर्म होगा। इसके बाद दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वाला भी बात बताया, क्योंकि जब हमने उसमें पैडल व्हील रखा, स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे पैडल व्हील्स, तो वो घूम रहे थे। घूमेंगे तभी जब उसमें काइनेटिक एनर्जी है ना, पार्टिकल में, किसी पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी, तब ना वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुआ उसमें, है ना, इसलिए उनमें काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर छोड़ दीजिए, एम है, एम यानी मास। मास किसका होता है, पार्टिकल का होता है।
यानी कि दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ठीक है, ये हो गए मतलब चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताया ही कि पॉजिटिव प्लेट की टुवार्ड्स डिफ्लेक्शन हो रहा था, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा था, बिल्कुल। इसके बाद दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पढ़ा है हमने। कब पढ़ा है? क्लास 10 में पढ़ा है। क्लास 10 में क्या पढ़ा था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद कीजिए, भूल गए हैं तो उसमें क्या था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रिक करंट जब मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है कि नहीं? नहीं याद है तो एक बार 10 का बुक उल्टा लीजिए, याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हुआ तो इसलिए, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स थे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए वो जब मैग्नेटिक फील्ड से भी पास होंगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये हमारे पास हो गए 6 प्रॉपर्टीज किसके? कैथोड रे की। ठीक है, तो जे जे थॉमसन यहां पे नहीं रुके, अभी तो बहुत कुछ बताना है मुझे दुनिया को, उन्होंने ये सोचा। ठीक है, तो उन्होंने क्या निकाला? अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज और मास का रेशियो भी बता दिया दुनिया को। ठीक है, इसका जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसका पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पिक्चर में देखिए क्या किया है उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सप्लाई किया है, और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो डिफ्लेक्शन है किसका? कैथोड रेस का, वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ पार्टिकल पे, साथ में क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। ठीक है, और उससे एक कंक्लूजन सा निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का जो रेशियो है वो इतना होता है। ठीक है, दुनिया वालों सुनो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का जो रेशियो है वो ये है। अब ये इन्होंने बता दिया। अब ये बता दिया तो क्या हुआ कि एक और हमारे साइंटिस्ट थे, मिल्कन। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो कि मतलब उसका डिटेल्ड आपके सिलेबस में नहीं है, पर नाम याद रखना है। नाम क्या याद रखना है? मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बता दिया। वाह, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो बता दिया जे जे थॉमसन ने। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही बता दिया। क्या है चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। और क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का क्या रेशियो है? 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। चार्ज मास का रेशियो, चार्ज मिल गया तो मास भी बता ही दो भाई, मास भी बता देते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू जैसे ही आप पुट करते हैं तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। तो यहां पे हमको कैथोड रे की प्रॉपर्टीज पता लग गई, साथ में इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज भी पता लग गई। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही जो है कैथोड रे डिस्कवर हुए। कैथोड रे डिस्कवर हुआ तो उसके साथ क्या डिस्कवर हो गया? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, दो पार्टिकल का बना हुआ है, उस पार्टिकल को ही हमने इलेक्ट्रॉन बोला। अब क्या हुआ? साइंटिस्ट का दिमाग घूमने लग गया। क्यों घूमने लगा? अरे हम तो जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो उसका डिस्कवरी कौन करेगा? चलिए करते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का। ठीक है, तो हुआ क्या? जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, इतना सारा प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर दिया, तो हुआ क्या? वो आग की तरह बात फैल गया पूरे वर्ल्ड में कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है। कैसे किया है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से किया है। अरे तो चलिए हम लोग भी करते हैं, सारे लोग, मतलब उस टाइम के साइंटिस्ट, हम नहीं, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो लोग सोचे कि उसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कुछ किया तो मैं भी करता हूं, क्या पता कोई और पार्टिकल मिल जाए, ये सोचा उसने लोगों ने। तो कुछ चेंजेस किए गए उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो जे जे थॉमसन ने परफॉर्म किए थे, और क्या पता लगा? तो वहीं से प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया। कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। तो इसका जो श्रेय जाता है वो ई गोल्डस्टीन को जाता है, पर माइकल फैराडे, ठीक है, वो मेरे एकदम दिल में बसे हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया, पर उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी का, क्योंकि मतलब उतने अच्छे से वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, मतलब जो जो चीजें रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी के लिए वो नहीं हो पाए। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, ये जो क्रेडिट है ये जे जे थॉमसन को, ई गोल्डस्टीन को चला गया। पर माइकल फैराडे भूलना नहीं है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो फिजिक्स के। ठीक है, जितना मैग्नेटिज्म का थ्योरी है लगभग
उन्होंने ही दिया है। ठीक है, मिल जाएगा, आप लोग 11th में मैग्नेटिज्म पढ़िएगा तो आपको मिलते रहेंगे, उनका नाम मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। पर यहाँ पे क्रेडिट का अगर हम बात करें तो प्रोटॉन का डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है ई गोल्डस्टीन को। ये भी अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वही किया था जो जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, क्या किया देखिए, यहां पे जो प्रेशर था ना, मतलब जो इन्होंने गैस का प्रेशर था, सबसे जो बड़ा चेंज इन्होंने किया, गैस का प्रेशर जो है वो 10 टू द पावर -1 मिलीमीटर रखा, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। पहले जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था जे थॉमसन ने किया था वो 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रखा था उन्होंने, प्रेशर बहुत ज्यादा लो। लेकिन इन्होंने एक गोल्डस्टीन ने क्या किया, इससे 100 गुना ज्यादा प्रेशर रखा है ना, एक 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -1 100 टाइम्स ज्यादा है, तो 100 टाइम्स ग्रेटर इन्होंने प्रेशर रखा। अब इसके बाद इन्होंने और क्या किया, इन्होंने कैथोड को कर दिया परफोरेटेड। तुम एनोड को करोगे, हम कैथोड को करेंगे, क्या मेरा मन। ठीक, इन्होंने बोला मेरा मन, मैं एनोड को करूंगा परफोरेटेड। इन्होंने एनोड को परफोरेटेड किया, यहां पे इन्होंने क्या डाल दिया, जिंक सल्फेट का लेयर डाल दिया, जिंक सल्फाइड का, सॉरी। ठीक है, ये सब चीज कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, उन्होंने एक ग्लो देखा इसमें। मतलब इससे पहले जो डिस्कवर हुआ था, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्कवरी हुआ, किसका डिस्कवरी हुआ था, कैथोड रेस का से डिस्कवरी जो हुआ था, वो इंडिविजुअल थे, वो दिख नहीं रहे थे, पर यहां पे एक ग्लो टाइप का दिखाई दे रहा था। ठीक है, पूरे डिस्चार्ज ट्यूब में, पूरा डिस्चार्ज ट्यूब चमक रहा था। ठीक है, ग्लो दिख रहा था। ठीक है, और ये जो है ये इस तरफ मूव कर रहा था वो ग्लो। ठीक है, मतलब वो मूव करते हुए तो दिखेगा नहीं, तो कैसे पता करेंगे कि इस तरफ मूव कर रहा है, कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दीजिए भाई। इलेक्ट्रिक, यहां पे पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए है और यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसी से ना पता करेंगे कि वो जो आपके रेस निकल रहे हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड से जब लगाया गया तो इस बार क्या देखा गया कि ये जो ग्लो है ना, ये कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ नहीं, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ऐसा हो गया ये ग्लो। ठीक है, इस तरह दिखने लगा, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया वो ग्लो। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव से रिपेल हो रहे हैं, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पिछला बार जो हमने किया एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या था, इसमें ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेरिमेंट को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, समझने का कोशिश क्यों करना है, क्योंकि ना जब यहां पे गैसेस को चेंज किया गया ना, तो ये ग्लो में भी चेंज आया। पिछला एक्सपेरिमेंट जो किया था जे थॉमसन ने, वहां पे गैस बदल रहे थे, प्लेट बदल रहे थे, कोई असर नहीं आ रहा था, सेम एक्सपेरिमेंट था। पर यहां पे जब गैसेस चेंज किया गया, जब यहां का गैस चेंज हुआ तो क्या हुआ, तो आपको यहां पे ये ग्लो भी चेंज हो गया। ठीक है, कहीं पे ज्यादा ग्लो, कहीं पे कम ग्लो। ठीक है, कहीं पे स्पीड ज्यादा दिख रहा था, कहीं पे कम दिख रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझना होगा, गैस से क्यों हो रहा है। हम तो जान रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लेट से निकले थे, क्या ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं ये गैस से निकले हैं, बिल्कुल गैस से ही निकले हैं। अब कैसे हुआ है ये चीज समझिए। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां पे 2 प्लेट्स हैं, बीच में गैस है, गैस है तो वहां पे एटम्स होंगे, है ना, एटम्स हैं। इसलिए देखिए प्रेशर इस बार ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा होने का क्या रीजन है, प्रेशर ज्यादा है मतलब गैस ज्यादा है, यही ना है। मतलब आप किसी चीज में अगर गैस ज्यादा है, एयर ज्यादा है, तो उसमें प्रेशर भी ज्यादा है। एयर अगर कम कर दीजिएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वही चीज है। यहाँ पे गैसेस ज्यादा हैं। गैसेस ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो आपके एटम्स हैं, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा एनोड है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब एटम में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। डिस्कवरी तो हो गया ना, इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, तो गैस के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है अट्रैक्ट कर लिया एनोड ने। एनोड ने कर लिया किसको अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया तो इन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। किस पे, गैस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, गैस आयोनाइज हो गए, गैस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या होने लगे, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो मूव करने लगे। किधर मूव करने लगे, कैथोड की तरफ। तो एक्चुअल में एनोड से कुछ नहीं निकला है,
एनोड से कोई पार्टिकल नहीं निकला है, एनोड ने बल्कि इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लिया गैस के एटम से। अब गैस का एटम हो गया आयनाइज, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आयन में चेंज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब किसकी तरफ आएगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, तो ये मूव करने लगा। ठीक है, तो इस रेस को, इन रेस को एनोड रेस बोला गया या कैनाल रेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब बात यहां पे ये आता है कि कैथोड रेस जब मूव कर रहे थे तो ये पता था कि वो तो इलेक्ट्रॉन के बने हुए, वहां से इलेक्ट्रॉन मिल गया, पर जब एनोड रे का बात कर रहे हैं या कैनाल रे का बात कर रहे हैं तो ये तो प्रोटॉन का नहीं बना है, तो प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। तो समझिए इस बात को, कैसे हुआ प्रोटॉन का डिस्कवरी। तो वो जो है उन्होंने लिया क्या, लाइटेस्ट गैस लिया। क्या लिया, लाइटेस्ट गैस। कौन सा है जी, हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन के बारे में अभी हम लोग जानते हैं कि उसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसमें क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा जो है इन्होंने देखा कि जो आपका ग्लो है या सबसे ज्यादा जो आपका स्पीड है या चार्ज टू मास जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा किसमें मिल रहा है, लाइटेस्ट गैस में मिल रहा है। ठीक है, सबसे छोटा जो सबसे हल्का गैस है, तो उसी को, उस लाइटेस्ट गैस का जो पार्टिकल है, जो आयन है, उसी को प्रोटॉन नाम दिया गया। ठीक है, और लेटर पता भी लगा कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो वही प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या है, तो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को ही प्रोटॉन बोला गया। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस की। एनोड रेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, तो एनोड रेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के बने थे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल के देख लिया था वहां पे कि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज से बने हुए थे। ठीक है, इसके बाद ओरिजिन जो है एनोड रेस का, वो गैसेस हैं। जो गैसेस हम डिस्चार्ज ट्यूब में ले रहे थे उनसे एनोड रे बन रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो एनोड जो आपका प्लेट है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, उससे निकल रहे थे, ऐसा नहीं है। वो कहां से रिलीज हो रहे थे, कहां से ओरिजिनेट हो रहे थे, गैसेस से ओरिजिनेट हो रहे थे, जो गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया था। तो इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। उनकी प्रॉपर्टीज, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे कर रही थी, गैस के नेचर पे। जो गैस हमने लिया है उसके नेचर पे वो डिपेंड कर रही थी। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टीज आपके कैथोड वाली, वो भी यहां पे काम करेंगी कि वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, किधर, नेगेटिव प्लेट की तरफ। और क्या प्रॉपर्टीज थी, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन होगा, चार्ज पार्टिकल है भाई, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा, डिफ्लेक्शन होना ही है, डिफ्लेक्शन वहां पे भी होगा। तो वो सारी प्रॉपर्टीज भी आप यहां लिख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी जहां से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ कि ये कंक्लूड किया गया कि हाइड्रोजन के केस में, जब हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उस टाइम में जो एनोड रेस हैं वो प्रोटॉन की बनी होती हैं। तो वहां पे जो पार्टिकल्स हैं, जब हाइड्रोजन हमने लिया तो जो एनोड रे हमको दिख रहा है, तो वो एनोड रे में जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं को हम प्रोटॉन बोलेंगे। वही प्रोटॉन है, कुछ भी नहीं है अलग। अब प्रोटॉन का प्रॉपर्टीज, प्रोटॉन का चार्ज और मास आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज वही है जो इलेक्ट्रॉन का था, बस इलेक्ट्रॉन के चार्ज में माइनस आया था, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है। मास क्या है, 1.62 × 10⁻27 kg, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 गुना है। मतलब 1837 टाइम्स जो है ये इलेक्ट्रॉन से हैवी होते हैं। इलेक्ट्रॉन बेचारा, मतलब 1837 इलेक्ट्रॉन लाइए तो वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। ये यहां पे कंक्लूड होता है। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज, किसके प्रॉपर्टीज, एनोड रेस की और प्रोटॉन्स की। तो अब हम लोग बात करेंगे जे थॉमसन की एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जे थॉमसन जो थे ये मतलब डिस्कवरी पे डिस्कवरी कर रहे थे, तो ये सोचे कि हम एक मॉडल क्यों ना दे दें एटम का। ठीक है, तो इन्होंने दिया। तो वो कैसा मॉडल था देखिए। तो इनके अकॉर्डिंग, इनके मॉडल के अकॉर्डिंग एटम क्या है, तो एटम एक स्फीयर है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है या स्फीयर है। ठीक है, स्फेरिकल उसका शेप है एटम का, और पूरा जो स्फीयर है वो क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो स्फीयर है इस कौन सा चार्ज का बना हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है तो क्या पॉजिटिव है एटम, नहीं। आगे भी सुनिए, आगे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं इसमें,
बीच बीच में, ठीक है, एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन्स उसमें, उस स्फीयर में। तो ऐसा कुछ मॉडल है किसका, एटम का, ऐसा स्ट्रक्चर है एटम का अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। तो उस मॉडल की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, तो सबसे पहले तो ये बात, ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था। इससे पहले कोई एटम के मॉडल के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, सब बोलता था कि एटम सबसे छोटा है। तो इन्होंने बताया नहीं, एटम के अंदर भी एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जो एटम से छोटा है, तो इन्होंने एक मॉडल भी दे दिया। तो ये फर्स्ट जो है एटॉमिक मॉडल था, तो इसको नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। इसको प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे खीर होता है, खीर में जो आपका दूध वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो वहां पे किशमिश या चावल जो भी चीज उसमें डाला हुआ है वो आपका नेगेटिव चार्ज है। प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला गया, कि जो आपका एक वाटरमेलन होता है तो उसमें जितना वो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जितने भी उसमें सीड्स एम्बेडेड हैं ब्लैक ब्लैक कलर के वो उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो उसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो उनका यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, पहला कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम एक स्फीयर है किसका, पॉजिटिव चार्ज का। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड हैं। और तीसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट था, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे जो है इन्होंने बताया अपने मॉडल से। तो अब यहाँ पे है हमारा रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में भी आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना, ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्योंकि। तो देखिए इसमें क्या था, उन्होंने एक क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया था, अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया था, फेंका था। सिंपली आप कह सकते हैं जैसे आप बॉल फेंकते हैं किस पे, दीवार पे, तो बॉल टकरा के तो वापस आ जाता है, पर वो अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे थे। किस पे उन्होंने फेंका था, गोल्ड लीफ पे बॉम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल्स को। गोल्ड लीफ क्यों लिया था या गोल्ड फॉइल क्यों लिया था, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल होता है वो बहुत ज्यादा थिन आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा उसको थिन किया गया, मतलब इतना थिन किया गया कि बहुत कम लेयर्स ऑफ एटम बचे उसके अंदर, ठीक है। इसलिए गोल्ड फॉइल यहाँ पे लिया गया था। तो गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए गए थे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो है, या इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है, ये एक ऐसा, क्या आप कह सकते हैं, सिंपली इसको समझते हैं हम लोग, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है। हीलियम जो आपका गैस है उसके न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। जैसे हीलियम है आपका, तो हीलियम एटम जैसे है, तो उसमें क्या है, उसके अंदर आपके 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, पता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इससे निकाल लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिया, तो ये जो बचा यही आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल है। इसको सिंपली आप कैसे रिप्रेजेंट सकते हैं, He++, ठीक है, यही अल्फा पार्टिकल है। तो काफी हैवी है, 4 यूनिट मास है उसका, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं ऐसे। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया गया गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड करने पे क्या देखा, तो रदरफोर्ड ने, कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधा पास ही हो गए, जैसे जा रहे थे वैसे ही निकल गए। ये क्या हुआ, पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन आया। अरे वो यहाँ पे, अच्छा ये कैसे पता लग रहा है यहाँ डिफ्लेक्शन आया, क्योंकि ये जो स्क्रीन है आपका, ये किसका बना हुआ है, जिंक सल्फाइड का बना हुआ है, ठीक है, जो कि एक फ्लोरोसेंट है। फ्लोरोसेंट क्या होता है, जिसपे पार्टिकल्स पड़ने पे वो ग्लो। और बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिनका जो डिफ्लेक्शन था वो कैसा था, वो पीछे की तरफ हो गया, मतलब ज्यादा एंगल से वो डिफ्लेक्ट कर गए। ऐसे भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट किए, मैक्सिमम पास हो गए। कुछ में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिला हल्का वाला, और बहुत कम जो थे जिसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा था। तो ये चीज उनको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन तो समझेंगे ही, पर ये ऐसा हो क्या रहा है यहाँ पे कि ऐसा डिफ्लेक्शन उनको देखने को मिल रहा है, इसको पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एटम्स है, ठीक है, हम जानते हैं बीच में इसके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, अभी का बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ज्यादातर जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाएंगे। क्यों पास हुए, देख सकते हैं आप, है ना, क्यों पास हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, ये पता है हमको, पर इलेक्ट्रॉन के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सके या रोक सके। क्यों नहीं है वो कैपेसिटी, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा है।
1837 टाइम्स जो है उसका मास ज्यादा है किसका, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से। ऊपर से यहाँ दो प्रोटॉन है ना, दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन भी है, और साथ में वो बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो रोक नहीं पाएंगे, तो वो एम्प्टी स्पेस की तरह काम करेंगे, वो डायरेक्ट वहां से अल्फा पार्टिकल पास हो जाएंगे। पर जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो आपके न्यूक्लियस के पास से जाएंगे, उनमें जरा सा डिफ्लेक्शन आ रहा था, है ना, यही जरा सा डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के नजदीक से जा रहे थे। पर अब कुछ ऐसा भी अल्फा पार्टिकल होगा जो न्यूक्लियस के पास चला गया, बिल्कुल ठीक है, ऐसे चला गया न्यूक्लियस के पास। अब जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास चला गया तो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास पार तो जा नहीं सकता है, बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा चार्ज है, बहुत ज्यादा मास है न्यूक्लियस का, इसलिए वो वापस आ गया। तो इसलिए हुआ ये वाला ये चीज आपको देखने को मिला। तो अब हम लोग जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था क्या, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो गए। इससे क्या उन्होंने कंक्लूजन दिया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर जो स्पेस है एटम में वो खाली है, तभी पास हो गया। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। सेकंड इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, बहुत ही कम फ्रैक्शन, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए कम एंगल से, ठीक है। तो ये आप इनका सेकंड ऑब्जर्वेशन था। तो इसका कंक्लूजन क्या किया इन्होंने, कंक्लूड किया कि दिस डिफ्लेक्शन शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड नहीं है, जैसा कि जे थॉमसन ने बोला था, पूरे स्फीयर पे नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज कहीं एक जगह पे है और बहुत ही छोटे वॉल्यूम में है, तभी ना वो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। पॉजिटिव चार्ज का अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ही उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इस स्मॉल वॉल्यूम को ही उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। इसीलिए डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को। इसके बाद थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स। कितने? तो 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल आपने बॉम्बार्ड किए तो उनमें से एक 20,000 में एक जो है वो बाउंस बैक हो रहा है, मतलब उल्टा आ रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ आ रहा है या हाई एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस का बात किया, वो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है या साइज आप कह सकते हैं, वो क्या है, एटम के साइज से बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। तो जैसे इन्होंने रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि अगर एटम का जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, 10⁻⁻15 मीटर होगा। रेडियस ऑफ एटम अगर 10⁻⁻10 मीटर है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, 10⁻⁻15 मीटर होगा। मतलब 1,00,000 गुना छोटा है न्यूक्लियस एटम से। और आपकी जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप इसको कैसे समझ सकते हैं, एक क्रिकेट बॉल अगर आपके हाथ में है, अगर क्रिकेट बॉल को आपने मान लिया कि ये न्यूक्लियस है, तो एटम किस साइज का होगा, एटम उसके अराउंड 5 किलोमीटर का रेडियस आप बनाइएगा अगर, तो उस साइज का एटम होगा। तो आप समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम के साइज के कंपैरिजन में, 1,00,000 गुना छोटा है, 1,00,000, ठीक है। तो यही ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन जो है ये रदरफोर्ड ने दिया। अब उन्होंने एक मॉडल भी दे दिया। अब इतना सारा ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन बताया तो ये सारे सही ही थे, तो एक मॉडल भी बता दिया दुनिया को। तो उस मॉडल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अब है हमारे पास रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने जो मॉडल ऑफ एटम बताया दुनिया को, वो कैसा था, तो उसके ना 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। पहला कि न्यूक्लियस जो है वो लोकेटेड है सेंटर में, ये उन्होंने बताया, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और वो सेंटर में लोकेटेड है। साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, वो भी इसी का पॉइंट हो सकता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो एटम के साइज से बहुत छोटा है। एटम का साइज अगर 10⁻⁻10 है, तो न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो सबसे पहले किसी ने बोला इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में। जैसा कि एक हमारा सोलर सिस्टम है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, वैसे ही बोला कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, इनके मॉडल में ये था। तो यही चीज जो है, यही चीज अभी तक किसी ने बात नहीं की थी। इससे पहले जो हमने जे थॉमसन ने बोला इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, वो रुका हुआ है, एकदम स्थिर है,
और इन्होंने बोला नहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इन्होंने ये ऐसा क्यों बोला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रॉन सीधा खड़ा रहेगा तो प्रोटॉन तो उसको खींच लेगा ना अपनी तरफ। प्रोटॉन ज्यादा मास है, चार्ज तो बराबर लेकिन मास तो ज्यादा है ना, प्रोटॉन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो या न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये जो आपका फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को ही यूज करके इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूम रहा है। जैसे कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम का बात करें, जैसे यहाँ पे सन है, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ को सन जो है खींच रहा है अपनी तरफ, पर इसी फोर्स का यूज करके जो अर्थ है वो गोल गोल घूम रहा है, सन के तरफ रिवॉल्व कर रहा है। और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको अर्थ यूज कर रहा है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि आपने कभी रस्सी बांध के पत्थर घुमाया होगा, तो जब आप पत्थर घुमाते हैं तो क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं अपनी तरफ, और वो पत्थर आपकी तरफ नहीं आता बल्कि वो गोल गोल घूमता है। तो वो जो आपका फोर्स है मस्कुलर फोर्स को वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स यूज कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स ऑफ न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन यूज करके उसके चारों तरफ घूम रहा है, ये रदरफोर्ड का कहना था। इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने मॉडल को, पर ये मॉडल फेल हो गया। ठीक है, जे थॉमसन का मॉडल फेल हुआ, वो तो पता लगा ना क्यों फेल हुआ। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के कारण इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज बीच में एक जगह पे लोकेटेड है, रदरफोर्ड ने बोला था पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए जो जे थॉमसन का मॉडल था वो फेल हो गया। पर इनका मॉडल क्यों फेल हुआ, क्योंकि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अभी तो बताया आपने, लग रहा है स्टेबल देखने में, पर क्यों कैसे स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हुई, तो इसको समझिए। मैक्सवेल थ्योरी से ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हुई। मैक्सवेल की एक थ्योरी थी जो कि प्रूव्ड थ्योरी थी। ठीक है, जो थ्योरी एक बार एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाता है वो प्रूव्ड है। ठीक है, उसको आप नकार नहीं सकते। तो वो थ्योरी क्या कहता है कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेटेड है तो वो क्या करता है, वो इमिट्स रेडिएशन, वो रेडिएशन इमिट करते रहता है। मतलब लाइट एनर्जी आप कह सकते हैं वो लूज करते रहता है, तो वो एंड लूजेस एनर्जी। ठीक है, रेडिएशन को आप एनर्जी या लाइट समझ सकते हैं, वो लूज करते रहता है। क्या करता है, वो एनर्जी लूज करता है। जैसे कि आप अगर टॉर्च जलाते हैं तो बैटरी खत्म होता है कि नहीं होता है, तो वही चीज है। तो वो एनर्जी लूज करते रहता है। अगर रेडिएशन इमिट करेगा एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा। अब यहां पे समझिए, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो जब सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूजेस एनर्जी, एनर्जी लूज करेगा अगर इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का जो वो है क्या कहते हैं ऑर्बिट, वो छोटा होते जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी लूज कर रहा है, तो फोर्स जो है न्यूक्लियस का बढ़ते जाएगा ना, और ताकत के साथ वो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा तो धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन आके टकरा जाएगा न्यूक्लियस से। अब वो न्यूक्लियस से टकरा गया तो एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल गए तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए इन्होंने ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद ही कांट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हमने लाइन स्पेक्ट्रम, पहले स्पेक्ट्रम को आप लोग याद होगा 10th में प्रिज्म से जब आप लाइट पास करते हैं, लाइट जब आप पास करते हैं प्रिज्म से, तो आपको क्या मिलता है कि जो लाइट है वो 7 अलग अलग कलर्स में क्या होता है, टूट जाता है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं पर फिजिक्स आ रहा है, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स मिलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है तो ये समझना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है इसके अंदर, इस कंटेनर में, ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, इसमें कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। तो जब इससे हम लाइट पास कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है वो हमको क्या दिख रहा है कि वॉयलेट, वैसे ही स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगा, पर वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू जो है इसका स्पेक्ट्रम ज्यादा है, वेयर जो बाकी कलर्स हैं वो बहुत ही पतले पतले हैं, बहुत ही कम दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इस गैस को चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इस गैस को कर दिया हीलियम, ठीक है, तो अब जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा हो गया, उसमें येलो ज्यादा हो गया, इंडिगो, ब्लू, वायलेट ये सब कम हो गए, रेड भी कम हो गया, येलो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा था ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा तो आपका मॉडल नहीं चलेगा, मॉडल हो गया खत्म। ठीक है, तो इसके बाद एक नया मॉडल आया, बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है,
आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।